नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। केंद्रीय चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसके लिए आयोग ने सोमवार को नोटिफिकेशन जारी किया है। इन सभी 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान और 6 नवंबर को मतगणना होनी है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा से हैं। ये उपचुनाव महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट, बिहार के मोकामा और गोपालगंज, हरियाणा के आदमपुर, तेलंगाना के मुडगोडे और उत्तर प्रदेश के गोला गोकरनाथ और उड़ीसा के धामनगर विधानसभा क्षेत्र में होंगे। चुनाव आयोग का कहना है कि इन उपचुनावों के लिए अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख है। 3 नवंबर को मतदान होंगे। 6 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम घोषित होंगे। बता दें कि इन विधानसभा चुनाव के अलावा भी इस साल गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। जल्द ही चुनाव आयोग इन दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है। वहीं दूसरी तरफ अगर आने वाले उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसे 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। अब ये परिणाम घोषित करेंगे कि लोगों का रुझान किस पार्टी की ओर है। और इन रुझानों से तय भी होगा कि आखिर कैसे विपक्ष कमर कस के कितना तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा का जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव देखने में आ रहा है और जो तमाम यात्राएं, प्रशांत किशोर भी यात्रा शुरू कर चुके हैं बिहार में, तो गोपालगंज और मोकामा की सीट पर कितना असर उस जन स्वराज यात्रा का होता है। उसके बाद बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो कैसे नज़र आती हैं। ज़मीनी स्तर पर बीजेपी भी कहीं ना कहीं इन चुनावों में, क्योंकि बीजेपी रणनीतिक स्तर पर एक एक चुनाव को महत्वपूर्ण मानती है, ऐसे में इन विधानसभा के उपचुनावों में भी कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। आदमपुर में लगातार, हरियाणा में जो माहौल बना हुआ है, वहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया रैली कर चुके हैं। बीजेपी भी वहां लगी है। ऐसे कांग्रेस ही वहां तैयारी कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि आदमपुर की सीट कौन निकालता है। ये तमाम तैयारियां क्या उड़ीसा में 112 सीटों के बीजू जनता दल और नवीन पटनायक को एक सीट पर कोई चुनौती दी जा सकती है? क्या वहां पर वोट का प्रतिशत, क्योंकि ये गणनाएं हैं, ये आंकड़े हैं, सांख्यिकी है, इन्हीं आंकड़ों से कहीं ना कहीं रुझान निकल कर आते हैं कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो इन रुझानों को विश्लेषण करने के लिए और देखने के लिए कि आखिर जमीनी स्तर पर लोगों का रुझान क्या है, ये उपचुनाव कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नहीं लेकिन एक भूमिका तय करेंगे। और इस भूमिका से ये सुनिश्चित होगा कि आखिर कौन बड़े स्तर पर मैदान में है और कौन बिखरे हुए स्तर पर मैदान में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वोट का प्रतिशत, वहाँ पर लोगों का रुझान, वो लोगों ने वहाँ वोट क्यों किया है। क्या उड़ीसा में बीजेपी बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है, तो वहाँ उस बदलाव को लोग कैसे देख रहे हैं इन उपचुनाव में। गोपालगंज, मोकामा में एनडीए का साथ छोड़ दिया है नीतीश कुमार ने। अब ऐसे में 2 उपचुनाव आखिर कौन जीतता है? क्या उन चुनावों को आरजेडी जीतती है? क्या उन चुनावों को जेडीयू जीतती है? क्या बीजेपी जीतती है या कोई और जीतता है? वहाँ पर स्थानीय नेतृत्व पर लोग भरोसा करते हैं। ये रुझान सारा निकल के सामने आया। और सीधे चलेंगे मेहमानों के पास, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह बीजेपी से, विनोद शुक्ला राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। कैप्टन आई सिंह जी, बहुत छोटे से छोटा चुनाव भी आप महत्वपूर्ण रणनीति के साथ लड़ते हैं। उड़ीसा में आप लगातार वहाँ कहीं आंतरिक स्तर पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 30 सीटें आपकी हैं, 112 बीजू जनता दल की हैं और उनको चुनौती देने वाला अभी कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन आप लगातार वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, कवायद कर रहे हैं।
एनडीए का साथ छोड़ दिया है बिहार में। नीतीश कुमार ने गोपालगंज मोकामा की सीट है, वहाँ पर चुनौती है। अगर वहाँ बीजेपी कहीं अपनी रणनीति से सीटें जीतती है तो निश्चित रूप से ये रुझान कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। कैसे देखते हैं तमाम चुनावों को? चंद्रशेखर जी, हमारी सोच हरदम चुनाव जीतना से ज्यादा हमारी जनता के अंदर एक अपनी बात रखना, अपना मैसेज देना, अपने विकास कार्य जनता के बीच में रखना। तो हम ये सब चीजें लेके जाते हैं और इसी पे हम जनता का आशीर्वाद मांगते हैं। हम छलबल वाली बात नहीं करते कि सिर्फ हमें वोट दे दो, हम आपके साथ बहुत लोग लुहाने वादे कर देंगे और बाद में फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो हम जनता के बीच में ये सारी चीजें रखें, इसलिए हमारी रणनीति होती है। हमारे एक पूरा संगठन इस चीज में रणनीति बनाता है कि हमें जनता के बीच में जाना है तो अपनी बात कैसे रखना है, हमारी जो उपलब्धियां हैं वो हमें उन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। इसलिए हमारे ऊपर से लेकर नीचे पन्ना प्रमुख तक यही सोच रहती है सबकी कि जो हमारी उपलब्धियां हैं, जो हम विकास कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से जो विकास कार्य चल रहे हैं और आगे जो हमने इसके ऊपर फोकस बनाया हुआ है, ये सब चीजें बीच में ले जाके और जनता से आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारी सोच होती है। देश के प्रति हम लोग समर्पित हैं, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं और देश के विकास के लिए समर्पित हैं। यही हमारे नेता का नारा है, माननीय प्रधानमंत्री का, कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमें इसके अलावा और फालतू बातें, ये भारत जोड़ो भारत तोड़ो, वो ही तोड़ते हैं और फिर वही कहते हैं जोड़ो। तो ये चीजों से हमारा कोई ना सरोकार हम ना रखते हैं और ना जनता भी नहीं रखती। जनता तो समझती है। नहीं, एक वो फोटो भी वायरल हो रहा है कल से, वो बारिश में भीग कर तन कर खड़े हैं राहुल गांधी और लोग कुर्सियां लेकर सिर पे खड़े हैं उनको सुनने के लिए। कैसा वो नजारा, एकदम बड़ा दृश्य, ये कहीं आपसे ही चुराया गया है दृश्य? और अब वो दौर गया हमलों का, अब तो बीजेपी की कांग्रेस कॉपी करने लगी है पूरी तरीके से। नहीं, क्या होता है चंद्रशेखर जी, ये सबसे पुरानी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा देश पे शासन किया हो और आज वो अगर हमसे सीख रही है तो बहुत अच्छी बात है, सीखना भी चाहिए। राष्ट्रवाद उनके दिमाग में आना तो चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, हमारे देश की जनता हमारी होती है, हम अपनी जनता के लिए अच्छा सोचे। तो यार अगर ऐसा वो सोचते हैं तो जवानों के तो अच्छी बात है, वो हमारी कॉपी कर रहे। मगर जो कुर्सियां लेके तन के खड़े थे वहां आप देखिए वो लोग थे कौन? वो वही लोग थे जो कांग्रेस के साथ 24 घंटा आगे पीछे चल रहे हैं, उनके हुक्म के हिसाब से तब्दीली हो जाती है उनके अंदर। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं स्क्रिप्टेड था पूरा? बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस भी ये कह रही है कि वो एम्बुलेंस जो निकली, वो एम्बुलेंस तो कैसे निकल गई, वहां तो पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती हैं, आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो एम्बुलेंस को कैसे रास्ता मिला, ये कांग्रेस भी पूछ रही है। चंद्रशेखर जी, जब आपने देखा होगा कि जब एम्बुलेंस को कहीं नहीं रोका जाता है, कहीं भी नहीं रोका जाता, कितना बड़ा भी परिंदा मारे या कितना बड़ा भी प्रोटोकॉल लगा हो, अगर एम्बुलेंस जा रही है तो उसको, प्रधानमंत्री जी ने आप देखिए तुरंत अपना काफिला साइड में करा दिया कि बोले नहीं, पहले एम्बुलेंस जाएगी उसके बाद आप लोग चलिए। तो यही एक नेता की पहचान होती है कि हमारे देश के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी हम सोचें, यही पहचान है। ना कि हम सिर्फ दिमाग में बैठा रहे कि हम तो इस देश के राजकुमार हैं और हमसे बड़ा कोई नहीं है और हम किसी को सम्मान नहीं देंगे। हमें आप सब सम्मान दीजिए। आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हमारे क्या, हमारे पार्टी के नेता है। आप देखिए छोटे से छोटे व्यक्ति, एक जो दिहाड़ी मजदूर है उसके भी पैर धोते हैं, ठीक है, और एक तरफ राहुल गांधी है जो अपने से भी 4 गुना उम्र बड़े वालों से पैर छुपाते हैं। ठीक है, ये अंतर है बिल्कुल हमारे और उनके बीच में। मैं आऊंगा आपके पास। मुन्ना खान भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से हमारे साथ। मुन्ना खान जी, स्वागत आपका एनबी न्यूज पर। विनोद शुक्ला जी, नमस्कार त्रिशूल जी। नमस्कार। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। विनोद शुक्ला जी, क्या लग रहा है कि अब जो बिखरा हुआ विपक्ष था, बिखरा हुआ तो है लेकिन बहुत समझदार हो चुका है और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हल्का सा धारदार भी हो चुका है? हेलो विनोद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आवाज आ रही है। आप आखिरी लाइन एक बार फिर रिपीट कर दीजिए, क्या कह रहे थे विनोद जी? जो विपक्ष है पहले बहुत बिखरा हुआ था और असमंजस में था, वो थोड़ा संभल गया है और हल्का हल्का धारदार भी हो गया है जी। नहीं, देखिए,
ये जो चुनाव जब आते हैं तो थोड़ा सा विपक्ष धार देने की कोशिश करता है, और ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन ये धार कितना कामयाब होगा, कितना नहीं कामयाब होगा, ये एक बड़ा मसला है। देखिए, जो विपक्ष जिस तरह से गतिविधियां चल रही हैं, कहां पर आपको लगता है कि विपक्ष एकजुट है, या इस तरह से नजर आ रहा है कि वो बीजेपी को चैलेंज कर पाने की स्थिति में है? आप कांग्रेस की बात कीजिए तो वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जाने के लिए नहीं तैयार है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की बात कीजिए तो कांग्रेस के साथ जाने के लिए नहीं तैयार है। समाजवादी पार्टी और उसका अलग अपना हिसाब किताब है, बहुजन समाज पार्टी का अपना है, जनता दल इसका अपना। तो अभी तो बिखराव मुझे वैसा ही नजर आ रहा है। सिर्फ एक बात जो नजर आ रही है वो ये कि हमको भाजपा को रोकना है। ये जो एक वन लाइनर है, ये एक नजर आता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी, हम इसको अंजाम कैसे देंगे, ये कहीं नहीं नजर आता है। और चुनाव में लगभग 1.25 साल है। जनवरी मई में मई 24 में अगली सरकार बन जाएगी। अगर हम लोकसभा की बात करें तो आप मार्च तक आपके पास सारा चुनावी वो शुरू हो जाता है, फरवरी तक ही बल्कि। तो कुल मिलाकर के आपके पास 1 साल और 3-4 महीने और बचते हैं। तो आप अगर आपके पास इतना कम समय है और अभी आप यात्रा पर हैं एक तरफ, दूसरे तरफ आप नए अलायंस में गए हैं, उस अलायंस के एक मंत्री ने रिजाइन कर दिया है, वहां पर बड़ा वो दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस अपनी पूरी पुरानी एंटी बीजेपी वाली उससे होकर के बीजेपी पर सरेंडर करती हुई नजर आ रही है जी। तो मुझे कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये एक होकर के चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए लड़ रहे हैं। ये अपने इंटरेस्ट के लिए जरूर लड़ रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाए, हमारी सीटें या तो बच जाएं या जितनी है कम से कम उतनी हम रिटेन कर पाए। ये व्यक्तिगत मामला है, और स्ट्रेटजी के हिसाब से भी कहीं अभी नहीं नजर आ रहे हैं। जहां तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उस यात्रा का परिणाम क्या होगा, उससे कितने लोग जुड़ेंगे या कितने लोग बिखरेंगे, ये बड़ा बात की बात है। इसलिए कि यात्रा के दौरान ही बिखराव का एक दूसरा वो नजर आया कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो कहा जाए उनका शत्रप था, उसने ही उनके खिलाफ विद्रोह कर दिया और उनकी शर्तों पर अध्यक्ष बनने से मना कर दिया और अपनी शर्त लगाया। और बावजूद इसके कि उसने गांधी फैमिली को डिफाई किया, गांधी फैमिली में इतनी हैसियत भी नहीं बची थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर सके और उसको बुला करके उसे चर्चा करे। तो मुझे कहीं यूनिटी नहीं दिख रही है चंद्रशेखर जी, मुझे बिखराव जस का तस दिख रहा है, सिवाय एक के कि एक एजेंडा है, उस एजेंडे को योजना नहीं है लागू करने की। जी मैं समझ गया। वो कुछ लोग, बड़े लोग जब होते हैं बड़े, वो कहते हैं छोटों से कि बेटा आगे बढ़ो, बहुत आगे जाओगे, लेकिन रास्ता बताते नहीं है कि आगे कहाँ जाएंगे, कैसे बढ़ेंगे। तो वो विपक्ष भी उसी तरह है, उनको लग रहा है कि आगे तो बहुत जाएंगे, लेकिन अब यह नहीं पता है कि कहाँ जाएंगे और कैसे बढ़ेंगे आगे। मुन्ना खान जी, क्या लग रहा है कि भाई जो विनोद शुक्ला जी कह रहे हैं वो सच नहीं है? नहीं, विनोद शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का जो जन समूह है जो उभर करके आ रहा है, कल भी आपने देखा होगा बारिश में भीगते हुए हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने किस तरह से संबोधन किया और लोग कुर्सियां सर पे लेकर के देख रहे थे। इससे ये पता चलता है कि लोग अब झूठ से उब चुके हैं। बीजेपी के झूठ और लूट की नीति अब चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने 10 साल से लगातार जनता के साथ झूठ बोला है, चाहे रोजगार के मसले में हो, महंगाई के मसले में हो, बेरोजगारी के मसले में हो, चाहे मिडिल क्लास के लोग के मसले में हो या मजदूर के मसले में हो, ये बीजेपी हमेशा से झूठ बोलने का काम करती है। मैं आपको बता दूं देशमुख जी, जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, बीजेपी के पेट में दर्द होना शुरू हो गए। कई तरह के अनगढ़ बयान आते हैं, इनके एमपी के, एमएलए के, सांसद के कई तरह के बयान आते हैं और बिल्कुल ही बेतुके बयान है। मैं समझता हूँ ये सम्मानजनक बोल नहीं है, सम्मानजनक भाषा नहीं है।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2023 और 2024 की बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ समय आने पे आपको जनता दिखा देगी और सबक भी सिखा देगी कि जिस तरीके से आपने जनता के साथ जो झूठ बोलने का काम किया है। 2019 में जब हमारे प्रधानमंत्री, अभी के प्रधानमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उस टाइम वो कहते थे कि हर गरीब को 2022 में घर मिलेगा, घर में जल होंगे, जल में मीठा नल होगा, नल में पानी होगा और सीमेंट की छत होगी। कांग्रेस के तरह नहीं कि आधे छत का मकान होगा। ये बीजेपी सरकार है। 2022 में हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बिठाया जाएगा और साल के 2 करोड़ नौकरियां बीजेपी सरकार देगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इनके आज वो दावे कहाँ गए? आज उनकी ये जितने भी दावे थे वो सारे के सारे दावे हवाई हो गई। कुछ लोग तो ये कहते थे कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो पूरे देश को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, टैक्स माफ होंगे, जो भी बेरोजगार युवा है सबको रोजगार मिलेगा, पेट्रोल 25 रुपए मिलेंगे, डीजल 20 रुपए मिलेगा, गैस सिलेंडर 300 के मिलेंगे। आज आप देख लो, जो भी महंगाई पे जितने इनके वादे थे सारे के सारे वादे आज धराशायी है। आज ये सरकार सिर्फ हिंदू और मुस्लिम और निकम्मेपन पे खड़ी है, किसी भी तरह से ये कारगर नहीं सिद्ध हो रही है। आप कोई भी मसला पूछ लो, बीजेपी के प्रवक्ता से कोई भी बात पूछ लो, आप वो 5 सवाल पे जवाब देते हैं। शमशान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, बस इसी पे जवाब देंगे। आप महंगाई पे पूछ लो, कुछ नहीं बोलेंगे, वो मुख दर्शक बने रहेंगे। आप रोजगार पे पूछ लो, मुख दर्शक बने रहेंगे। युवाओं पे पूछ लो, मुख दर्शक बने रहेंगे। तो इस तरीके से देश नहीं चल सकता है। 2023 और 2024 में जो आपकी जो हिंदू और मुस्लिम वाली जो एक कैटेगरी है, ये फ्लॉप सिद्ध हो रही है। जिस तरीके से लोग अब ऊब करके हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, ये पूरा देश और दुनिया देख रहा है जिस तरीके से जनसमूह का सैलाब आ रहा है। और ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने की बात है, आपसी सौहार्द को जोड़ने की बात है। जिस तरीके से आप बीजेपी ने झूठ बोला, झूठ के पर्दाफाश को करने की भी बात है। महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम देख लो, युवा बेरोजगार है, 45% युवा त्रिशूल जी बीजेपी को वोट किया, जो आज ठगा महसूस कर रहा है। तो मैं ये कहता हूँ, ये सरकार देश नहीं, युवाओं को भी कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब 23% युवा ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, उसे रोजगार नहीं लगा, उसे रोजगार नहीं मिला। तो मैं ये कहता हूँ कि रोजगार के नाम पे आप आए, महंगाई कम करने के नाम पे आप आए, 30 रुपए पेट्रोल 20 रुपए डीजल के नाम पे आप आए, 300 रुपए गैस सिलेंडर के नाम पे आप आए। आप तो लगे हिंदू मुस्लिम करने, आपने तो विकास किया नहीं। कई ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट दिया, उन्हें विकास चाहिए था और ज्यादा चाहिए था, कांग्रेस के विकास से संतुष्ट नहीं होकर बीजेपी के विकास से मतलब रखा था। लेकिन आज लोगों को एहसास हो गया इस चीज का, विकास सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है और बकवास ये बीजेपी का शुरू से काम है। इसलिए 2023 और 2024 में आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पे बीजेपी खड़ी है। ठीक है, ठीक। इंद्रजीत सिंह जी, ये जो वादों का जिक्र हमेशा होता है, इस पर मैं आपका जवाब चाहूँगा। मीठा पानी, हर घर पर सीमेंट की छत, ये तमाम बातें जो मुन्ना खान जी ने आपको सवाल किया है, उसका जवाब। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बहुत अच्छी बात है। ये सवाल तो मुन्ना खान को बिल्कुल इसका जवाब देंगे। और मैं आपको भी बता देना चाहूंगा कि आज घर घर नल से जल हम पहुंचा चुके हैं। 2% मात्र पूरे भारत में बचे हैं जिनके यहाँ जल, शुद्ध जल नहीं पहुंचा है, वहां भी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और इन्होंने जो रोजगार की बात बताई, अभी तक 1,40,00,000 हम रोजगार लोगों को दे चुके हैं। और आप देखिए कि हमने 10 करोड़ उन महिलाओं को गैस चूल्हे उपलब्ध कराए हैं कि जो धुएं से परेशान थी। ये हमारी सरकार ने सोचा है। मकान की बात कर रहे हैं, हमें यूपी अकेले के आंकड़े दे देता हूँ, पूरे भारत के तो बहुत आंकड़े हैं। यूपी अकेले, यूपी में अभी तक हमने वहां पिछले मोदी जो योगी का कार्यकाल था उसमें 65,000 मकान गरीबों को बना के दिए थे। और इस कार में चल रहे वो अलग, और चाहे पूरे भारत के भी आंकड़े दे देंगे। इसी तरह से लाइट पे मैं बात करना चाहूंगा। आज भारत में अगर सिंगल भी मकान कहीं बना है तो वहां हमने लाइट पहुंचाई है। आज बिगल लाइट का भारत में कोई घर नहीं है। और ये बात कर रहे हैं विकास की,
आप सबसे ज्यादा सरकार में तो आप लोग रहे, आपने अभी तक ऐसे गांव छोड़ दिए जहां लाइट के खंभे तक नहीं गए थे, पानी पीने की सुविधा नहीं थी। अरे चंद्रशेखर जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने बहुत से ऐसे गांव देखे, मैं आर्मी में था, मैं जम्मू कश्मीर की बात बता रहा हूँ, ऐसे कितने गांव देखे, ज्यादा से ज्यादा इनकी सरकार वहां रही कि वहां रोड तो जानते ही नहीं थे और बिजली भी नहीं जानते थे कि क्या होती है। आज हमने वहां बिजली भी पहुंचाई है और रोडें भी बनाई है, ये जम्मू कश्मीर की बात बता रहा हूँ। और इनकी सरकारें रही, केंद्र में भी रही, जम्मू कश्मीर में भी रही, ये क्या करते रहे? ये आज रोजगार की बात कर रहे, जो हमने तुमने जो 65-60 साल में नहीं किया वो हमने 8 साल में करके दिखा दिया है। तो इसीलिए जनता हमें बार बार लेके आ रही है और भारी बहुमत से लेके आ रही है, और आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आपके आज स्थिति ये बना दी है कि भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं। जो भारत तोड़ने वाले आज कह रहे हैं भारत जोड़ने जा रहे हैं, जिन्होंने भारत को 2 टुकड़े कर दिए, हिंदू धर्म के नाम पे बांट दिया, और हमसे कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे हमने तो हिंदू मुस्लिम को कभी अलग नहीं कर चाहा, मगर तुमने जरूर चाहा, एक पाकिस्तान बना दिया, एक हिंदुस्तान बना दिया। तो ये करनी और करनी में बहुत अंतर होता है। पहले अपने गिरेबान में कांग्रेस झांके और देखे कि हिंदू मुसलमान किसने किया है। हमने तो नहीं कहा कि मुसलमान को पाकिस्तान अलग बना दो, ठीक है, मगर आपने पाकिस्तान अलग बना के मुसलमानों को यहाँ से देश से बाहर निकाल दिया। तो हिंदू मुस्लिम आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। उसके बाद भी अल्पसंख्यक आयोग कौन लेके आया? आप ही लेके आए, हम तो नहीं लेके आए। हम तो सबको समान मानते हैं। इनके ही प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि सरकारी संस्थानों पे सबसे पहले अधिकार जो है ना मुस्लिम समाज का है, अल्पसंख्यक का है। हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो कहा सबका है, देश के जितने वासी है सबका अधिकार है और सबको उसका अधिकार मिलना भी चाहिए। मगर नहीं, ये जरूर कहेंगे कि हिंदुओं का नहीं मुसलमानों का है। और ये हज के लिए तो इनके पास फंड होता है, मगर मंदिर के लिए नहीं होता है। तो ये काम आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमारे नेता का तो नारा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम इस थ्योरी पे चलने वाले हैं, हम राष्ट्रवाद की थ्योरी पे चलने वाले हैं। हम दिखावा नौटंकी नहीं करते कि भारत जोड़ो। अरे भारत हमारा टूटा कब था? तोड़ा था तो कांग्रेस ने तोड़ा था। ठीक है। विनोद शुक्ला जी, ये जो 2% का आंकड़ा इन्होंने बताया कि मात्र 2% भारत में जगह ऐसी रह गई जहाँ शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुंचा है, क्या लगता है आपको? हेलो विनोद जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आवाज आ रही, बताइए। विनोद जी, जो इंद्रजीत सिंह जी ने ये स्पष्टीकरण दिया, मुन्ना खान जी ने जो जवाब पूछा था कि हर घर में मीठे पानी और नल पहुंचेगा, तो उसके एवज में इन्होंने कहा कि भारत में मात्र 2% जगह ऐसी बची है जहां पानी पीने का नहीं पहुंचा है शुद्ध, बाकी सब जगह पहुंच गया है। देखिए चंद्रशेखर जी, मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है कि कितने प्रतिशत बचा हुआ है, लेकिन भारत सरकार की एक योजना जरूर है और उस योजना का बहुत तेजी से इन्होंने प्रसार किया है। वो योजना उन जगहों पर पहुंची है जिन जगहों पर पहुंचना लगभग असंभव सा था। मैं उसके 1-2 उदाहरण आपको दे देता हूं। विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के उन इलाकों में, कश्मीर और लद्दाख के उन इलाकों में जहां पानी जहां टेम्परेचर माइनस में होता है और नल के माध्यम से पानी को पहुंचाना बहुत दुश्वार होता है, उन जगहों पर नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये सरकार ने घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचाया है। इस तरह की योजना निश्चित तौर पर बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत सारे जिले और प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 100% कामयाबी हुई है। मैं ये 2% वाले डाटा पर इसलिए श्योर नहीं हूं कि मुझे उसको चेक करना पड़ेगा, और अगर कोई प्रवक्ता बोल रहा है तो जिम्मेदारी से बोलेगा, और नहीं अगर बोल रहा है तो कांग्रेस प्रवक्ता को अपने डाटा के साथ आकर के उनको काउंटर कहना चाहिए। मैं अभी इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं बता पाऊं कि वो सही है। मैं इस योजना के बारे में जरूर आपको बता सकता हूं कि योजना बहुत एग्रेसिवली सरकार ने प्लान किया है, और जो मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट का और
नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, वहां पर इन योजनाओं को दुश्वार इलाकों में पहुंचाया गया। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे दुश्वार इलाके जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा था, वहां पहुंचाया गया है, और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट के जिले और प्रदेश, वो वहां पर ये 100% नल पहुंचाया जा चुका है। विनोद जी, विनोद जी, जी, बीजेपी जमीनी स्तर पर जाके समस्याओं को रिमार्क कर रही है। ऐसे में विपक्ष के पास कोई इस तरह की रणनीति नहीं है। क्या लगता है आपको कि कैसे चुनौती देगा विपक्ष? देखिए चंद्रशेखर और जी, बीजेपी की क्या कमियां हैं? देखिए मसला ये है कि रणनीति के तौर पर ही तो बीजेपी इनसे आगे निकलती है। सारा मसला तो यही है। अब देखिए जो बीजेपी की रणनीति होती है, विपक्ष उसमें फंस जाता है, विपक्ष हमेशा उसमें ट्रैप होता है। अब जैसे आपको बताऊं मैं, बीजेपी का पिछले पूरे 1.5 साल, 2 साल, 4 साल से ये कहिए कि वो ये कहते रहे कि कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है गांधी को, किसी गांधी परिवार के आदमी को अध्यक्ष बनाने के लिए। अब गांधी परिवार ने बड़ी मशक्कत की और 2 लोगों का नॉमिनेशन कराया, और एक शशि थरूर साहब हैं और दूसरे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। अब ये के दोनों नेता एंटी हिंदू बात करते रहे हैं, हमेशा एंटी हिंदू बात करते रहे हैं। बीजेपी हमें राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की बात करती है। अब ये फंस जाएंगे जब बीजेपी हिंदुत्व की बात करेगी और हिंदुत्व की राजनीति और हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर चर्चा करेगी, तो ये फिर बैकफुट पर जाएंगे। और मैं आपको ये तो एक मसला हो गया। मैं आपको उदाहरण दूसरे बताता हूं। बीजेपी ने एक ट्राइबल राष्ट्रपति बनाया। अब उस ट्राइबल राष्ट्रपति से किन किन प्रदेशों पर होगा? आप अभी बात कर रहे थे कि आप उड़ीसा में विधानसभा का बाई इलेक्शन है, उस पर हालांकि हम उससे हट गए हैं। अब आप सोचिए कि राष्ट्रपति बना। विनोद जी, फिर कैसे विपक्ष खड़ा रहेगा और बीजेपी को कैसे चुनौती देगा? जी, मैं वही चंद्रशेखर जी आपसे कह रहा था। देखिए, मैं आपको दो तीन छोटे उदाहरण बता देता हूं। राष्ट्रपति एक आदिवासी समाज से हैं। आदिवासी समाज जिसका प्रभाव उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, इन सब जगहों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं। बीजेपी ने जाट उपराष्ट्रपति बनाया, और उसका प्रभाव कहां पर पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा, हरियाणा में पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा और पंजाब में पड़ेगा। तो बिना कुछ कहे बीजेपी इस तरह की चीजों पर काम करती रहती है, जिस पर विपक्ष की नजर तब पड़ेगी जब चीजें उनके हाथ से निकल पड़ जाएंगी। एक और बड़ा आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव जाति के नाम पर यादव की पॉलिटिक्स बहुत होती है। और जिस तरह से बीजेपी ने अपने न केवल पार्लियामेंट्री बोर्ड में बल्कि चुनाव समिति में भूपेंद्र यादव को, सुधा यादव को और इस तरह के नेताओं को वो किया है। एक और छोटा आपको उदाहरण बता देता हूं। जो दशहरे वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक रैली होती है, उसमें इस बार जो पर्वतारोही हैं वो पहुंच रही हैं, यादव समाज से वो भी हैं। तो बीजेपी बड़े तरीके से बिना ये बताए कि हम इस कम्युनिटी को कैटर कर रहे हैं, उस तक पहुंच जाती है, उसके कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, और आप उनके ट्रैप में फंसते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, तो उसमें फंस गए। तो इस तरह के और बहुत सारे ट्रैप हैं और सब उसमें उलझ जाते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी। आप जब बीजेपी की स्ट्रैटेजी को रिस्पॉन्ड करते रहेंगे तो आप उससे गेन नहीं करेंगे, आप पिछलग्गू नजर आएंगे। और अभी तक जो विपक्ष है, मुझे पिछलग्गू ही नजर आ रहा है। उसकी अपनी कोई योजना ऐसी नहीं है कि वो बीजेपी को काउंटर कर पाए। मतलब ये नजर आती है, चाहे आप
आप देखिए चुनाव का माहौल नजदीक आ रहा है और गुजरात में कांग्रेस कहीं है ही नहीं है। कौन है उनका नेता, कौन चुनाव लड़ेगा, कहाँ चुनाव होगी? सारे लोग चूंकि राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो पूरा का पूरा कांग्रेस फोकस कर रहा है उस पर। किसी को हिमाचल और गुजरात का मतलब ही नहीं है। वहां नहीं चुनाव रघु शर्मा है, लड़ेंगे। रघु शर्मा है, वहाँ प्रभारी लगाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से। सर चंद्रशेखर जी, मैं भी 24 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और मतलब आप जी विनोद जी एक बार अपनी बात दोबारा रखिए, आवाज आपकी सही नहीं आ रही थी। जी मैं रघु जी ये कह रहा हूं कि जिस प्रदेश में अहमद पटेल जैसा व्यक्ति रहा हो, जिस प्रदेश का नेतृत्व, जिस प्रदेश में अहमद पटेल जैसा व्यक्ति राजनीति संभालता रहा हो, उस प्रदेश में आप एक ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आगे कर रहे हैं इंचार्ज, जिसकी अपनी कोई वो ना हो, वो चुनाव जिता पाएगा या क्या वो भाजपा का मुकाबला कर पाएगा? जब वहां एक तीसरा एंगल भी शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी के नाम पर, तो आप लड़ाई में सीरियस नहीं नजते लग रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा अपना मानना है कि आपको लड़ाई लड़ते हुए भी दिखना पड़ेगा, वो नहीं नजर आ रहा है। ठीक है मुन्ना खान जी, ये उपचुनाव हो या महाचुनाव, कैसे चुनौती देंगे भाई? त्रिशूल जी, पहले मैं 2-3 बातों पे जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो जो दलित समाज से अपने राष्ट्रपति जी उन पे उठी थी, और जो अभी दलित समाज से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इन पे मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहला जवाब ये देता हूँ, बार बार हमारे मित्र कह रहे थे कि दलित समाज से ही राष्ट्रपति बने थे, इससे पहले भी दलित समाज से राष्ट्रपति थे। तो मैं ये कहता हूँ कितने दलित का भला हुआ, ये जवाब दे पहले। दलित समाज में कोई भी एक आदमी है जिसका भला हुआ दलित समाज के राष्ट्रपति के रहते हुए, तो फिर ये दलित की राग क्यों ना पड़े? ये दलित की राग सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए रखते हैं बीजेपी वाले लोग। जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं दलित कह के ये वोट बैंक अपनी तैयार करने में लगे रहते, बाकी किसी दलित का भला नहीं हुआ। अगर भला हुआ तो बता दे। दूसरी चीज, मित्र हमारे कह रहे थे 10 लाख सिलेंडर महिलाओं को दिया गया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 10 लाख सिलेंडर में, गैस सिलेंडर में कितने % महिलाओं ने दोबारा रिफिल करवाया? ये डाटा है इनके पास? नहीं है। मैं देता हूँ इनको, मैं देता हूँ डाटा कैप्टन जी, मैं देता हूँ आपको डाटा, मैं देता हूँ, आप एक एक करके सुने। बहुत शांति से मैं सुन रहा था, आप हमें भी शांति से सुने। कितने % लोग हैं, कितने % महिला हैं जो इनके दोबारा रिफिल करवाए? नहीं करवा पाई। उनकी सिर्फ 3% महिलाएं हैं जो दोबारा रिफिल करवाई है। क्यों नहीं करवाई त्रिशूल जी? उसकी मेन सबसे बड़ी वजह थी कि सिलेंडर गरीबों के पहुंच से बहुत दूर जा चुका है। जो 330 रुपए का सिलेंडर है वो 1200 के पास जा चुका है, इसलिए दोबारा ये महिलाएं रिफिल करवाने में मजबूर रही, दोबारा नहीं करवा पाई। और आज भी वो महिलाओं को, जो हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट श्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि महिलाओं के आंख में जो आंसू आते थे वो बीजेपी सरकार ने बंद करवाए। मैं कहता हूँ आपने उसके दिल में आंसू दिलवा दिए। एक गैस सिलेंडर की बात नहीं है, तेल की बात ले लो, दाल की बात ले लो, रसोई गैस की बात ले लो, चावल की ले लो, दाल की ले लो, यहाँ तक कि जो दूध, दही, छाछ, मट्ठा भगवान पे चढ़ने वाले प्रसाद है उन पे भी इन्होंने GST लगाने का काम किया। मतलब ये सरकार अंग्रेज से भी ज्यादा गहरी साजिश में उतरी हुई है। अंग्रेजों ने तो सिर्फ नमक में टैक्स लगाया था, इन्होंने तो दूध, दही, छाछ जो गांव में फ्री में लोगों को बांटते हैं उस पर ये टैक्स लगाने का काम किया है। आटा जो गरीब 2 वक्त की रोटी खाते हैं उस पर ये 5% टैक्स लगाने का काम किया है। मैं ये कहता हूँ कि ये सरकार जवाब तो दे कि आपके जितने वादे थे वो धाराशाही क्यों है? क्यों आपने लगाया है? वो तो पैक पे लगाया है। मैं कह रहा हूँ पैक में ही लगाया। अब मैं लगाया तो सही, ये सरकार इतिहास में पहली बार दूध, दही, छाछ, मट्टी जो भगवान के भोग चढ़ते हैं, जो प्रसाद है, उन पे भी इन्होंने टैक्स लगाने का काम किया है। आप ये बताइए भाई, उपचुनाव में क्या करेंगे आप? नहीं, उपचुनाव में
पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जैसे 2017 में गुजरात में आपने देखा होगा 3 सीटों का फासला था, 93 और 96 का मसला था, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री को इमोशनल भाषण देने पड़े और तब जाकर के बीजेपी की 2-3 सीट बढ़ी थी। उसी ताकत से दोबारा से चुनाव लड़ी जाएगी गुजरात के अंदर। जो गुजरात की मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ इन उपचुनावों में कैसे लड़ोगे? ये तो कहीं आप दिख नहीं रहे, ना उत्तर प्रदेश, ना बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, कहीं चुनौती आपकी है नहीं। अगर चुनौती नहीं है तो मैं कहता हूँ बीजेपी सिर्फ डरती भी कांग्रेस से। क्यों डरती है? सुबह शाम कांग्रेस करती है। क्यों करती है? क्योंकि बीजेपी को पता है कि हमारा जो काट है मेरा वो कांग्रेस पार्टी के पास ही है। बीजेपी के प्रवक्ता को ये पता है, इसीलिए सुबह और शाम सिर्फ लेते हैं कांग्रेस का नाम। इसको पता है कि हमें जब तक कांग्रेस का नाम लेना नहीं है तब तक इसके जो पेट में अन्न है वो हजम होना ही नहीं है। तो इसकी दुकान ही कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी बोल करके चलती है, इनकी दुकान ही इसकी बंद हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक कांग्रेस को दूसरे, लेकिन कांग्रेस को ही नेता को अपने अंदर ले लेके जाते हैं बीजेपी में। मैं ये कहता हूँ जब कांग्रेस इतनी बुरी है तो उनके नेताओं से आपको इतना प्यार क्यों है? अब तक आपने 56 नेताओं को बीजेपी का पट्टा पहनाया। भाई जब वो 56 नेता भ्रष्ट है तो आपने पट्टा क्यों पहना दिया? आप अपने दल में क्यों ले लिए? आपके एक वॉशिंग मशीन है तो जितना भी भ्रष्ट आदमी है और निकल करके बाहर आ जाए, ऐसा तो नहीं है। ठीक है इंद्रजीत सिंह जी, देखिए वो कह रहे हैं कि मात्र 3% महिलाओं ने रिफिल करवाया है उसको, उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिले थे, और वो कह रहे हैं कि भाई दिल में आंसू ला दिए, आंखों को हटा दिए, आंखों के आंसू। चंद्रशेखर जी, अभी इन्होंने 10 करोड़ को 10 लाख बता दिए थे, और जो कह रहे हैं कि महिला 3% भी रिफिल नहीं कराती है, तो ये कांग्रेस की थ्योरी बन चुकी है कि कीचड़ फेंक दो और भाग जाओ, अपने आप पहुंचते रहिए। तो इनका कार्य ऊपर से नीचे तक, इनके जब राहुल गांधी फेंकते हैं और आप कमल खिला देते हो। हमारा तो काम है कीचड़ में कमल खिलाना, मगर इनका काम है कीचड़ उछालना। हम उछालते नहीं, हम उसमें कमल खिलाते हैं। इनका काम है सिर्फ उछालना। तो आप देखिए कि ऊपर राहुल गांधी से लेकर नीचे तक इनके प्रवक्ता भी टीवी पे आते हैं। कभी भी देखना, कभी कभी हमारी झड़प भी हो जाती है इसी बात पे, क्योंकि मैं एक आर्मी मैन भी हूँ राजनीति नेता के अलावा, तो मुझ कभी कभी हमसे झूठ बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए झड़प हो जाती है। और इनके नेता मतलब सरेआम झूठ बोलते बैठ गए। 1% भी अगर सच बोलने लगे तो जनता, और ये नहीं है समझ रहे हैं कि जो ये बोल रहे हैं वो जनता सुन रही है, और जनता जान रही है कि आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हो। इसी झूठ की वजह से तो आप कहां से कहां पहुंच गए, ये झूठ बोल के ही तो। आज भी इनमें सुधार नहीं है। समस्या इनकी नहीं है, इनकी कांग्रेस पार्टी की ये एक थ्योरी बन चुकी है कि झूठ बोलते रहो, क्योंकि जब से कांग्रेस पैदा हुई तब से झूठ बोल रही है। जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक झूठ बोलते आए, मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर हमारा नेता जो कहता है तो उस पर धरातल पे उसको उतारता है, तो इन चीजों से ये हजम नहीं कर पाते। ये कह रहे हैं पानी नहीं पहुंचा, पानी आज हमारे वो कुछ कहना चाह रहे हैं इंद्रजीत जी कुछ कहना चाह रहे हैं मुन्ना खान जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने अभी कहा कि हमारे नेता झूठ नहीं बोलते। मैं कहता हूँ बीजेपी की शुरुआत ही झूठ से है। पहला झूठ 2 करोड़ नौकरियां, दूसरा झूठ 300 रुपए सिलेंडर, तीसरा झूठ 20 रुपए डीजल, चौथा झूठ 30 रुपए पेट्रोल, पांचवा झूठ 2 करोड़ नौकरियां, छठा झूठ 100 स्मार्ट सिटी, सातवां झूठ किसान की आय दुगुनी। ठीक है भाई, अब सुन लीजिए, आप जवाब ले लीजिए। अरे भाई 10 झूठ का जवाब ले लीजिए आप। ठीक है चंद्रशेखर जी, इनसे ये कहिए कि 300 का हमने सिलेंडर की बात कब कही है, वो थोड़ा आंकड़ा हो तो दिखा दे। खाली आप मुंह से आज कह दिए और भाग लिए, ऐसे नहीं। आंकड़ा दिखा दे कि हमारे कौन से नेता ने कब कहा था कि 300 में सिलेंडर दे। तो कुछ बोलने से पहले उसके प्रूफ भी रखा करो, और हमसे चाहो हम आपको दे देंगे। जो आपके प्रति कह रहे हैं, हम आपके नेता के प्रति कह रहे हैं कि झूठ बोलते हैं, हम हर सवाल का जवाब दे देंगे। वो कहाँ का झूठ बोले हैं, वो कब बोले, वो तो सदन में खड़े होकर झूठ बोलते हैं। ठीक है, पेगासस पर कितना इन्होंने हंगामा मचाया था कि पेगासस जो है ना सरकार हमारे फोन टैप करा रही है, और लास्ट में उसमें क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। फिर उस राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी। इसी तरह से इन्होंने रफाल पे
केस सूत्रा लेके कोर्ट में पहुंच गए, इसमें घोटाला हुआ है। ठीक है भाई, ठीक है, राहुल ठीक गांधी है, कोर्ट में खड़े होकर माफी मांगी। ठीक है। तो इनकी ये छुरी बन चुकी, इनका नेता ही चलिए झूठ बोलता है, पीछे वाले तो झूठ चलिए बोलेंगे। मैं विश्लेषण करवा लेता हूं इनका। विनोद शुक्ला जी, मुन्ना खान जी को सुना होगा आपने, ये तमाम सवाल बार बार पूछ रहे हैं और जिनका जवाब देने से बीजेपी कहीं ना कहीं आंकड़े अपने उपलब्ध करवाती है। क्या लगता है कि इन जो जवाब है या ये जो सवाल है, कांग्रेस जो लगातार खड़े कर रही है, जो विपक्ष लगातार खड़े कर रहा है, इनका जनता से कोई सरोकार है? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता अपने पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पार्टी की बात करेंगे। दोनों के पास जनता जनार्दन है। अगर उनको ये लगता है कि बीजेपी ने कुछ झूठ प्रॉमिस किया था, उसको लेके जनता के पास जाएं। और बीजेपी की जवाबदेही है कि अगर उन्होंने उनको झूठ परोसा था तो वो जनता के सामने साहस के साथ खड़े रहें। तो मसला ये है, देखिए अब जैसे मैं आपको बताऊं, कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बोला कि दलित को लेकर के क्या मसला है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता को यही नहीं मालूम है कि इस बार दलित राष्ट्रपति है या आदिवासी राष्ट्रपति है। तो अब आप समझ लीजिए कि और एक आध और चीजें हैं जिसको पॉइंट आउट किया जा सकता है, तो उस पर पॉइंट आउट नहीं करता हूं मैं। ये मेरा चूंकि मैंने ये प्रश्न किया था कि मैंने ये बात कही थी कि आदिवासी राष्ट्रपति के कारण कहां कहां बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बिछा रही है, तो मैंने इसलिए करेक्ट करने की आपको कोशिश की। तो बहुत सारी और चीजें हैं, लेकिन दोनों लोगों को, अगर बीजेपी ने गलत प्रॉमिस किया है और कांग्रेस को लगता है कि गलत वो किया है, तो उनको जनता के पास जाना चाहिए और जनता सुनेगी, समझेगी। लेकिन जो नजर आ रहा है वो उसको आप कैसे झुठला दोगे? अगर सड़कें नजर आ रही हैं, टॉयलेट्स नजर आ रहे हैं, पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी में घर नजर आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने 3 करोड़ प्रॉमिस किए और 1.5 करोड़ भी डिलीवर किए। तो भाई डिलीवरी तो हुई ना, कुछ तो हुई, जनता को नजर तो आया। मैं कह रहा हूं कि पानी, अगर कैप्टन साहब ने ये कहा कि 2% लोग बचे हैं, मैं उनकी बात को नकार, झूठ बोल रहा हूँ, कैप्टन साहब झूठ बोल रहे हैं। वो अभी 20% लोग बचे हुए हैं, 80% लोगों तक पहुंचाया ना भाई। हमको 70 साल बाद अगर बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि हमने इतने करोड़ टॉयलेट बनाए, इतने घर बनाए, अच्छा देखिए, और इतने लोगों को नल के थ्रू पानी पहुंचाया, इसका मतलब पूर्व की सरकारें अब तक नाकामयाब रही हैं कि बीजेपी को ये करना पड़ रहा है। मैं उनके दावों को 50% तक काट दे रहा हूं कि वो 50% बढ़ा के बोल रहे हैं। मैं ये इसको भी मानने के लिए, ये बिल्कुल बहुत भाई अगर वो 50% भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी नाकामयाबी दिख रही है ना। और ये जो गैस सिलेंडर वाला मामला है ना चंद्रशेखर जी, इसको डाटा उठाइएगा तो, और इस पे अगर मुझे पहले मालूम होता कि डाटा की चर्चा करेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता मुश्किल में आ जाएंगे। जिस तरह से सिलेंडर के दामों का मसला है, वो एक दूसरा विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जनता के सामने दोनों राजनीतिक दल जाएं, अब और ज्यादा समय भी नहीं बचा है, और यात्रा में भी उन सब चीजों को चर्चा करें। वो तो कम्युनलिज्म पर ज्यादा चर्चा हो रही है, इन सब बारे में कम चर्चा हो रही है। जी चंद्रशेखर जी, बिल्कुल। मुन्ना खान जी, देखिए, जो विश्वसनीयता बीजेपी ने अर्जित कर ली है उसको चुनौती देना बहुत मुश्किल है अब इस समय। ये कहीं विनोद शुक्ला जी बता रहे हैं आपको, या ये आपके लिए भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस समय? मैं कह रहा हूँ त्रिशूल जी, चुनाव जीतना एक मायने नहीं रखता। चुनाव तो हिटलर भी जीतते थे, सारा सिस्टम हैक कर लिया करता था, चुनाव हिटलर भी जीतते थे। सवाल ये है कि आपके जो वादे थे उसका क्या हुआ। दूसरा सवाल ये है कि जनता को कितनी राहत पहुंची। तीसरा सवाल है कि जो आपके वादे थे विकास के, वो हुए क्या? 100 स्मार्ट सिटी बनी क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिली क्या? आज युवा बेरोजगार क्यों है? किसान परेशान क्यों है? आत्महत्याएं किसानों की दोगुनी क्यों है? आए दिन रोड पे धरने प्रदर्शन किसान के द्वारा हो रहे, ये क्यों है?
बुलेट ट्रेन चली क्या? नहीं चली। हवाई जहाज पहनने वाले हवाई जहाज पे बैठे क्या? नहीं बैठे। आज जो बेरोजगारी दर है वो 7.9 है। क्यों है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बहुत हुई महंगाई के मार, अब की बार फलान निगम सरकार, कहाँ गए हो ये वादे? कहाँ गए लोगों के अच्छे दिन? मैं कह रहा हूँ ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये सबका साथ इनको मिला, लेकिन सबका विकास नहीं हुआ। विकास सिर्फ 5-6 लोगों के हुए, अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, इन लोगों के विकास हुए। और इन लोगों के लिए हमारे प्रधानमंत्री दिन और रात काम करते हैं, और इन लोगों का ही भला हुआ है। अगर युवा का भला हुआ बताए, व्यापारी का भला हुआ तो बताए, बेरोजगारों का भला हुआ तो बताए, स्मार्ट सिटी बन गए तो बताए, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए तो बताए, रसोई गैस के दाम कम हुए तो बताए। एक भी सवाल पे जवाब तो दे बीजेपी के प्रवक्ता, तभी तो मैं समझू कि कुछ तो कम हुआ है। सिर्फ इनका काम है झूठ परोसना, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने झूठ परोसने का काम किया है। और ये न दिखाए कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। तो वो जालिम का एक शेर है, माना कि तू शहंशाह है, माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। तो इतनी घमंड ठीक नहीं है। घमंड रावण के भी चले गए थे। अभी 2023 और 24 फाइनल राउंड है, इसमें अपने आप पता लग जाए कि आप कहाँ हो, हम लोग कहाँ हैं। क्या लग रहा है आई सिंह जी, इसी बात का फायदा आपको मिल रहा है कि जो विश्वसनीयता अर्जित कर ली है उसको विपक्ष चुनौती देने में नाकाम है? चंद्रशेखर जी, हमारी पार्टी की सोच, हमारे नेता की सोच हरदम देश के प्रति समर्पित है, जनता के प्रति समर्पित है। हमारी सोच हरदम ये रहती है कि जो अंतिम व्यक्ति में, लास्ट में जो व्यक्ति खड़ा है, जो सबसे पीछे, विकास उस तक भी पहुंचना चाहिए। और इसीलिए हमने जन धन जो खाते खुलवाए, इनके टाइम तो गरीब लोगों के लिए बैंक कोई दूर का सपना हुआ करता था। आज हमारे सरकार के समय में हर गरीब का बैंक में खाता है। अगर हम यहाँ से अगर उसके लिए 100 रुपए भेजते हैं तो सीधा उसके खाते में जाता है। इनके टाइम में राजीव गांधी ने खुद कहा था कि अगर हम यहाँ से 100 रुपए भेजते हैं तो वहाँ 10 रुपए भी 10 पैसे भी नहीं। प्रधानमंत्री ने कहने की हिम्मत की भाई इंस्टीट्यूशनल करप्शन है और उसको खत्म किया जाना चाहिए, तो अब उसको तोड़ मरोड़ के पेश कर करके दिखा दिया कि आज जो हम केंद्र से भेजते हैं वो सीधा गरीब के अकाउंट में जाता है। आज हम किसानों को अगर सहायता निधि दे रहे हैं साल में 6,000 रुपए की, हर 3-4 महीने में 2,000 की, तो सीधे उसके अकाउंट में जाती है, बिचौलियों के हाथ में नहीं जाती। अगर बिचौलियों के हाथ में जाती तो शायद हो सकता है उसमें भ्रष्टाचार होता। आज आपने देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रांत बता रहे, अभी तक वहाँ योगी जी ने 3200 ऐसे अधिकारियों को जेल में डाला है जो पूर्व से जो है ना, जिनकी आदतें खराब थी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। आज वहां भ्रष्टाचार करने से अधिकारी डरते हैं, उन्हें मालूम है कि पकड़े गए सीधे जेल में डालेंगे योगी। तो ये चीजें हमने सुधारी है, तब जनता का अधिकार जनता तक हम पहुंचा पाए। इनकी सरकार है तो राजस्थान में देख लिया, क्राइम में राजस्थान नंबर 1 है, बलात्कार नंबर 1 है, लूट नंबर 1 है, और विकास वहां चौपट हो चुका है, कोई विकास कार्य नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही वहां देखिए लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है, अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। उत्तर प्रदेश में कर दो आप 24 घंटा, तब लगेगा आप जेल में नजर आओगे। तो ये होता है शासन और लॉ एंड ऑर्डर, ये होता है सत्ता, इस तरह से चलाई जाती। इनके यहाँ समस्या प्रॉब्लम ये है, इनके यहाँ जाति धर्म देख के काम किया जाता है। अगर इनका वोटर बैंक जो जाति वाला अगर कितनी भी गलती कर देगा तो उसके ऊपर ये इनका ध्यान नहीं जाता। अगर वही हिंदू कुछ कर देता है गलत तो उसके ऊपर जो है ना, ये पूरा जमीन उठा के मुंह में धर लेंगे। जिस तरह से आपने हाथरस कांड देखा होगा कि कैंप किया था जाके, और राजस्थान में बलात्कार हो रहा है, उसके ऊपर इनका मुंह नहीं खुलता, कोई ट्वीट भी नहीं करता। तो ये इनकी सोच है, इसलिए जनता इनको आज छोड़ चुकी है। और ये बात कर रहे हैं कि 2024 और 23, अरे आपका खाता नहीं खुलेगा जनाब, जनता आपको जवाब देगी। जनता आपकी यात्रा देख के जो है ना कह रही है तो बोले नौटंकी हो रही है, बोले इस नौटंकी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो त्रिशूल जी, हमारी पार्टी, हमारे नेता की सोच है कि हम देश के प्रति समर्पित हैं, और देश का विकास, युवा के लिए रोजगार, जन जन के लिए घर में नल, बिजली, पानी। आप देखिए कि इन्होंने इतने शासन किया, कभी इन्होंने बच्चियों के प्रति सोचा कि वो अगर पढ़ने जाती है तो वो उनके लिए शौचालय चाहिए कि नहीं चाहिए? मगर हमारे प्रधानमंत्री ने सोचा, आज घर घर में हर स्कूल में शौचालय बनवा के दिया। ये भी सोच सकते थे,
60-65 साल शासन किया है कांग्रेस ने, थोड़ा बहुत नहीं किया है। ठीक है। तो इनके यहाँ सोचा जाता था सिर्फ गांधी परिवार के लिए, और गांधी परिवार के जो बहुत बड़े उनके एक, मैं तो यही कहूंगा कि सेवादार वो हुआ करते थे, उनके बचा खुचा उन्हें दिया जाता था। 2500 हमने लुटियन जोन में ऐसे मकान खाली करवाए थे कि जिनका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, मगर वो 40-40 साल से उन सरकारी मकानों में रह रहे थे, क्योंकि वो कांग्रेस की चापलूसी कर रहे थे, उनके लिए किताबें लिख रहे थे, उनकी वाह कर रहे थे, मगर हमारी सरकार ने आके वो सबके सब बाहर निकाल बाहर करे। तो इनके टाइम ये होता था कि जिसका अधिकार है उस पर नहीं पहुंचता था, जो सरकार की वाह करे, चाटुकार करे। ये कहते हैं नीरव मोदी और ये, अरे भाई इनको लोन देने वाला कौन था? कांग्रेस ने दिया, हमारे टाइम लोन नहीं मिले। जब ये लोन नहीं भर पाते थे, बोले और दे दो, ब्याज जमा करेगा। मतलब लोन के ऊपर लोन दे रहे, एक तो भर नहीं पाया, दूसरा लोन और दे दो इसको। क्यों? कि उसमें बहुत बड़ा कारण था कि 50% सीधा इन पे आ जाता था। लोन तो इसलिए बढ़ रहे थे। ठीक है। आज जितने भी पैसा लेके भगोड़े हुए हैं वो इनके टाइम के दिए हैं। हमारे टाइम का एक भी ये बता दें कि जिसको हमने लोन दिया हो और वो भाग गया हो। ठीक है। हमने फिर भी उसको वसूल किया है। आज उनकी जितनी भी संपत्तियां थी सब जब्त कर ली है। ठीक है। तो करनी और विनोद, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। विनोद शुक्ला जी, विनोद शुक्ला जी, क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए कोई सेमीफाइनल, कोई क्वार्टर फाइनल कुछ नहीं है? नहीं, देखिए बीजेपी हर चुनाव उतनी ही शिद्दत के साथ लड़ती है, इसलिए कि ये 24/7 चुनाव मोड में रहते हैं। तो इनके लिए कोई सेमीफाइनल, मान लीजिए कि बीजेपी कोई चुनाव हार जाती है, तो ऐसा नहीं है कि हार गए तो चुप होके बैठ गए। वो हार पर क्यों हारे इसमें लग जाते हैं, और फिर आगे कैसे उसको वो करना है उस पे लग जाते हैं। ये मतलब जिस बीजेपी को हम मतलब मैंने पत्रकार के तौर पर बीजेपी लगभग दिल्ली में 15-16 साल कवर किया है, तो जिस बीजेपी को मैं जानता हूं उस बीजेपी को और आज की बीजेपी में बहुत अंतर है। और ये अंतर जब से अमित शाह जी अध्यक्ष हुए हैं तब से आया है। अमित शाह जी ने पूरी की पूरी जो बीजेपी की कार्य पद्धति या कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव ला दिया है, और वो बड़ा माइक्रो मैनेजमेंट वाले व्यक्ति हैं। ये जो पन्ना प्रमुख वाली या बूथ मैनेजमेंट वाली ये प्रक्रियाएं और डिटेल लेना, ये उन्होंने शुरू किया है। तो ये उसी का है कि अब सब उसी ढंग पे चल रहा है। तो ये चुनाव को उस ढंग से देखते ही नहीं कि चुनाव आज खत्म हुआ। आप लोकसभा का चुनाव मान लीजिए, ऐसा स्थिति मान लेते हैं कि 2024 में चुनाव खत्म हो गया और परिणाम आ गए, तो ऐसा नहीं है कि ये तुरंत बैठ जाएंगे। फिर जो निकटतम चुनाव होगा उसके बारे में तैयार रहेंगे। तो ये एक दूसरे तरह का सिस्टम इवॉल्व हुआ है, जिसके लिए विपक्ष के पास जवाब अभी नहीं है, न कोई नेता है। मुन्ना खान जी, फिर कैसे लड़ी जाएगी लड़ाई? नहीं, सिस्टम हमारे ठीक है। पीछे भी कई चुनाव हुए, मैं कह रहा हूँ 4 राज्य में चुनाव हुए, लेकिन सेकेंड पार्टी कांग्रेस पार्टी तो रही। उस टाइम भी ये कहते थे कांग्रेस जमीन पे नहीं है। अरे कांग्रेस जमीन पे ही है, आसमान पे नहीं है बीजेपी की तरह। ये हवाई दावे नहीं करती। कांग्रेस झूठ बोलने का काम नहीं करती। कांग्रेस जो वादा करती है वो निभाती है, और ये बात बखूबी जनता को पता है, क्योंकि बीजेपी के झूठ के पर्दे अब धीरे धीरे फांस हो रहे हैं। नहीं तो वो तो आपका ही नारा था भाई, गरीबी हटाओ, उसके बाद 80 करोड़ लोगों को रोजगार राशन देना पड़ रहा है। तो आप ही का नारा था गरीबी हटाओ, और आज का नहीं है तो मुद्दत हुई, अरसा हुआ नारा दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब 2014 में चुनाव हारी और जब बीजेपी चुनाव में आई, जब चुनाव जीती, तो बीजेपी ये कहती थी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा करती थी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करूंगा। अरे भाई आप तो 70 के दशक में कह रहे थे गरीबी हटाओ का नारा। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 80 करोड़ जनता को आज इन्होंने बेरोजगार करने का काम किया, भुखमरी के कगार पे लाके खड़ा किया। आज 5 किलो अनाज पे 80 करोड़ जनता निर्भर करती है। तो मैं कहता हूँ फिर कहाँ है आपका विकास? कहाँ धरातल पे दिख रहा है विकास? वो दिखने भी तो चाहिए। ये बातों में सिर्फ छलावा करने से और झूठ परोसने से ये सरकार अब चलने वाली नहीं है।
तो त्रिशूल जी मैं आपको बता दूं 2023 और 2024 आपने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन वो कन्नी काट के हमारे जो वरिष्ठ प्रवक्ता थे आपने कहा कि फाइनल राउंड समझा जाए। मैं ये कह रहा हूँ इसकी हार की फाइनल राउंड ही है। आज आप लिख लो, अगर एक आध वर्ष बाद आपके डिबेट में पहुंचूंगा, आप हमारी रिकॉर्डिंग दोबारा से एक बार रिप्लाई करा देना। बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी के पक्ष में लोगों का जो जनसैलाब उभर रहा है भारत जोड़ो यात्रा के अंदर। समय समाप्त हो रहा है। मुन्ना खान जी, आई सिंह जी, विनोद शुक्ला जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। विपक्ष खम बहुत ठोक रहा है, लेकिन विपक्ष के लिए अब दम दिखाना आवश्यक है। जब तक विपक्ष दम नहीं दिखाएगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि आखिर जोर किसका है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज।